हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट पेपर 1 की पीवाईक्यू सेशन की ये हमारी पहली क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लासेस में मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दूंगी जो कि नेट में पिछले सालों के प्रश्न पत्रों में आए हैं, और आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगेगी और साथ ही साथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगी। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ कंसीडर्ड। गैर मौखिक संचार किसे माना जाता है? हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने कोशिश किया है कि आपको क्वेश्चंस दूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गैर मौखिक संचार किसे माना जाता है? तो देखिए, फॉर्मल, कल्चर फ्री, इनफॉर्मल और प्राइसेस। देखिए, बात इतनी आती है, गैर मौखिक संचार की बात की जाती है, मतलब नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल जो संचार होता है वो एक तरीके से अनौपचारिक संचार होता है, जिसको कहा जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following there are two statement which can't be true together but can be false together. Select the code that represent them. निम्नलिखित में से दो कथन ऐसे हैं जो कि सत्य नहीं हैं लेकिन एक साथ झूठा हो सकते हैं। उनका प्रतिनिधित्व करने वाले कोड का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑल पोएट आर ड्रीमर्स, मतलब सभी तरह के जो कवि होते हैं वो स्वप्न देखने वाले होते हैं। नो पोएट आर ड्रीमर, कोई भी पोएट ऐसा नहीं होता है जो कि स्वप्न देखने वाला हो। सम पोएट्स आर ड्रीमर, कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्वप्न देखने वाले होते हैं। सम पोएट आर नॉट ड्रीमर, और कुछ पोएट ऐसे होते हैं, यानी कुछ कवि ऐसे होते हैं जो कि ड्रीमर नहीं होते हैं। तो आपको ये देखना है कि इसमें क्या सत्य हो सकता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से दो कथन ऐसे हैं जो एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं। मतलब आपको ये देखना है कि दो कथन एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं लेकिन एक साथ झूठा हो सकते हैं। आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि दोनों सत्य तो नहीं होंगे लेकिन झूठे हो सकते हैं। तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले कोड देखिए। तो देखिए, ए और बी, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जो कोड है वो है ए और बी। मतलब क्या है? ऑल पोएट आर ड्रीमर, ठीक है, एक कथन है, और दूसरा है नो पोएट आर ड्रीमर। तो देखिए, एक कथन क्या है, दोनों असत्य हो सकते हैं कि सारे पोएट ड्रीमर हैं और कोई भी पोएट ड्रीमर नहीं है। तो कोड देखना है आपको एक ऐसा कि दोनों ही असत्य हो। तो इसमें फर्स्ट जो कोड है वो सत्य होगा, मतलब आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीचर कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू क्लासरूम मैनेजमेंट। ये हमारा फर्स्ट कथन है, ठीक है। शिक्षक संचार कक्षा प्रबंधन का केंद्र है। शिक्षक संचार कक्षा प्रबंधन का केंद्र है। सेकंड क्या है रीज़न? टीचर कम्युनिकेशन बिहेवियर शुड नॉट बी यूज्ड टू रेगुलेट द क्लासरूम। कक्षा को विनियमित करने के लिए शिक्षक संचार व्यवहार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों का व्यवहार, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है, एक आपको अभिकथन दिया है और दूसरा उसका रीज़न दिया है ना। अभिकथन का मतलब क्या होगा? कुछ स्टेटमेंट आपको बताया जा रहा है और बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या इसका आंसर यही होगा या रीज़न यही होगा। तो पहला जो कथन है वो क्या है? शिक्षक संचार मतलब एक टीचर का कम्युनिकेशन, एक टीचर अपने स्टूडेंट से किस तरीके से बात करता है, ये कम्युनिकेशन कक्षा प्रबंधन का केंद्र है।
कक्षा में जो प्रबंधन होता है उसका केंद्र है। तो बात यहाँ से ये तो कथन हो गया। रीज़न ये है कक्षा को विनियमित करने के लिए शिक्षक संचार व्यवहार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, छात्रों का व्यवहार। ठीक है, तो बात इतनी पूछी जा रही है कि ए तो सही है लेकिन बी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो रीज़न दिया हुआ है ना, ये तो कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा। तो ए तो ट्रू है लेकिन आर क्या है, फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा संचार में आलंकारिक दृष्टिकोण शिक्षकों को छात्रों के ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर एजेंट के रूप में मानता है। क्या है? कक्षा संचार में आलंकारिक दृष्टिकोण शिक्षकों को छात्रों के एजेंट के रूप में मानता है। इन्फ्लुएंसिंग, नॉन ऑफिशियल, एकेडमिक, ऑफिशियल। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब क्या होता है? एक टीचर अपने स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करता है, सीखने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट, है ना, इन्फ्लुएंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव क्रिटिसिज्म एज एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन विल लीड टू। देखिए, नेगेटिव क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? अगर आपकी आलोचना की जाए और वो नेगेटिव हो, तो ये पूछा जा रहा है कक्षा संचार में एक तत्व के रूप में नकारात्मक आलोचना का कारण क्या होता है। एक तत्व के रूप में नकारात्मक आलोचना, है ना, नेगेटिव, उसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर आपको दो सूचियाँ दी जा रही हैं। एक फर्स्ट ये है ना, ये सूची दी है, उसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी जो कथन दिए हैं वो सही हैं, है ना। इसके लिए कक्षा संचार के रूप में नकारात्मक आलोचना का कारण, तो एक्सट्रीमली सिंपैथी, जस्टिफिकेशन, और उसके बाद में डिफेंसिवनेस मतलब ही रक्षा करना, डीमोटिवेशन जिसको कहते हैं, आपको डीमोटिवेशन मतलब नकारात्मक रूप से आप मोटिवेट हो जाइए, सपोर्टिव लिसनिंग, फिर आता है कंफर्ट, टकराव की सहानुभूति, कंफर्टेशनल एम्पैथी। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कोड जो है वो सही है। फर्स्ट में दिया हुआ है BCD मतलब जस्टिफिकेशन, डिफेंसिवनेस, और डी आता है डीमोटिवेशन। ठीक है, तो अगर नकारात्मक आलोचना बच्चे की हो रही है तो वो क्या होगा, सबसे पहले जस्टिफिकेशन देगा उस चीज़ का, फिर अपने आप की रक्षा करने की कोशिश करेगा, और अगर फिर भी उस पर ये चीज़ें हावी हो जाती हैं तो वो अपने आप को डीमोटिवेट फील करेगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनिफर्स फादर इन लॉ इज़ माई ब्रदर, हेलेन इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज़ हेलेन रिलेटेड टू जेनिफर। अब बात करिए, हम बात एक ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं। जेनिफर के ससुर मेरे भाई हैं। जेनिफर्स फादर इन लॉ इज़ माई ब्रदर। हेलेन मेरी माँ की पोती है। हेलेन जो है वो मेरी माँ की पोती है। हेलेन जेनिफर से कैसे संबंधित है? हेलेन जेनिफर से कैसे संबंधित है, इसके लिए बनाते हैं एक ऑप्शन, एक तरह से बना लेते हैं कि जेनिफर जो है, जेनिफर के फादर इन लॉ, यदि हम उसको ए मान लेते हैं, जेनिफर के फादर इन लॉ को आप ए मान लीजिए, ठीक है। इज़ माई ब्रदर, एक कोई व्यक्ति है जिसको हमने बी मान लिया है, बी का जेनिफर के फादर जो हैं, फादर इन लॉ जो हैं वो उसके भाई हैं, ठीक है। हेलेन जो है, हेलेन इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। हेलेन एक लड़की है सी, जो कि बी की मतलब कि उसकी माँ की, इसकी माँ की क्या है, ग्रैंड डॉटर है। तो हेलेन और जेनिफर कैसे संबंधित हैं?
तो हेलन और जेनिफर में जो संबंध होगा वो होगा सिस्टर इन लॉ का। इसको आपको थोड़ा सा फिगर बनाकर समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द कंडीशन एन आर्ग्यूमेंट में बी वैलिड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पर कोड दिए हुए हैं, उनमें आपको सही आंसर निकालना है। किन शर्तों के तहत एक तर्क मान्य हो सकता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। When a conclusion and premises are true, जब क्या किया जाए, जब इसका निष्कर्ष और परिसर सत्य हो। Even when its conclusion and one or more of its premises are false, यहाँ की जब इसका निष्कर्ष और इसके एक से अधिक परिसर झूठे हों। Only when its conclusion is true, केवल जब इसका निष्कर्ष सत्य हो। क्वेश्चन को आपको फिर से पढ़ना होगा, किन शर्तों के तहत एक तर्क मान्य हो सकता है? ऐसे कौन से शर्त हैं जिनसे आप किसी तर्क को, किसी लॉजिक को मान्य कर सकते हैं? ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो किस लिए होता है? जब इसका परिसर और निष्कर्ष सत्य हो। अगर कोई तर्क है, उसका निष्कर्ष जो है वो सत्य समझ में आ रहा है, तब आप उसको सही मानेंगे। यहाँ तक कि जब इसका निष्कर्ष, इसके एक से अधिक परिसर झूठे हो या केवल इसका निष्कर्ष सही हो। तो क्या होगा? इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? अगर निष्कर्ष झूठे निकल रहे हैं तब तो कोई मान्य ही नहीं होता इसको सत्य मानने का, है ना। लेकिन यहाँ तक कि जब इसका निष्कर्ष और इसके अधिक परिसर झूठे हों, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? सी तो बिल्कुल ही कैंसिल हो रहा है, इसलिए ए और बी जो है वो सत्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिजिटल इरा देयर इज़ अ फियर दैट क्लासरूम कम्युनिकेशन में रिजल्ट इन। एक डिजिटल युग में कक्षा का परिणाम एक डर है कि कक्षा संचार का परिणाम हो सकता है। भाई डिजिटल जो इरा चल रहा है उसमें कक्षा कम्युनिकेशन किस तरीके से प्रभावित हो सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो सकता है? पैसिव एडॉप्टेशन, क्विक एडॉप्टेशन, स्टिमुलेशन, ओवर स्टिमुलेशन, निष्क्रिय अनुकूलन, त्वरित अनुकूलन, उत्तेजना, अति उत्तेजना। क्लास कम्युनिकेशन में बात होती है, अगर आप डिजिटल इरा में चल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स पहले से ही जानकारी रखते हैं, जो कि आधी अधूरी जानकारी होती है। इसके कारण वो अधिक उत्तेजित हो जाते हैं, उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। इसलिए यहाँ पर ओवर स्टिमुलेशन, अधिक उत्तेजना की बात सत्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज़। अब आपको बताना है इस सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर क्या होगा। पहले आप देखिए सीरीज़ किस तरह से आगे बढ़ रही है। 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 9, फिर है 36 एंड 100। चलिए लगाते हैं दिमाग, कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देखिए पहला है 0, 0 के बाद दिया हुआ है 1 और 1 के बाद दिया हुआ है 9। अब 0 और 9 के बीच में क्या संबंध हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर एक नंबर आएगा 1 के बाद 2 और 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो 1 + 8 = क्या हो जाएगा? 9। नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है 36। तो 2 का क्यूब हमने किया था, 9 के बाद हम करेंगे 3 का क्यूब। ठीक है, तो 3 का क्यूब क्या होता है?
3 का क्यूब क्या होता है 27। तो आप देखें 9 + 27 = 36। क्लियर। अब हम 36 + 4 का क्यूब करते हैं, +4 का क्यूब। तो क्या होगा 36 + 4 का क्यूब 36 + 4 चौको 16 चौको 64। तो क्या हुआ आंसर आया क्या 100। तो देखिए इसी सीरीज़ में ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है। अब 100 के बाद 4 तक का क्यूब हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे 4 का क्यूब के बाद हम करेंगे 5 का क्यूब, है ना। 100 + 5 का क्यूब, तो 100 + 5 का क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब 5 × 5 = 25, 5 × 125। तो 5 का क्यूब हो गया 125 और 125 + 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125 + 100 = 225। तो आंसर हो जाएगा हमारा 225। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which among the following is the best field of study to improve the ability of student experiment and analysis? छात्रों के प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन सबसे सही है। ठीक है, छात्रों की विश्लेषण क्षमता में सुधार मतलब उनकी एनालिसिस पावर में सुधार करना है तो कौन सा अध्ययन सही है, हिस्ट्री, लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स या साइंस। ऑब्वियसली सी बात है कि साइंस का अध्ययन करने से बच्चे के दिमाग का विकास होता है, उसकी एनालिसिस पावर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचर इन क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में शिक्षण की सर्वोत्तम गुणवत्ता को दर्शाता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा सर्वोत्तम गुणवत्ता को दर्शाता है। ठीक है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कक्ष में अनेक शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के द्वारा थ्रू द क्लासरूम ऑफ मैनी टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। सेकेंड है थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट इन द क्लासरूम। स्टूडेंट जो क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। थ्रू फुल अटेंडेंस इन द क्लासरूम, अटेंशन क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस सबसे अच्छी है। फिर क्या है, इसके बाद में कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा मौन धारण कर लेना। ठीक है, थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस मतलब मौन धारण कर लेना क्लासरूम में। तो बताइए सबसे सही तरीके की गुणवत्ता कौन बताता है। देखिए बच्चा अगर अच्छे से पढ़ रहा है ना, अच्छे से पढ़ रहा है इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछेगा, और जब वो क्वेश्चन अच्छे से पूछेगा इसका मतलब है कि वो कक्षा में ध्यान दे रहा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल द एरीज एंड इफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी इन द रिसर्च आर। शोध में उत्पन्न होने वाली आंतरिक वैधता को प्रभावित करने वाली कलाकृतियां हैं। आंतरिक वैधता कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रिसर्च में उसकी इंटरनल वैलिडिटी को प्रभावित करती हैं, बताइए। हिस्ट्री, फिर आता है रेंडमाइजेशन, मैच्योरिटी, इसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर एक्सपेरिमेंटल, मोरालिटी,
मैचिंग। क्या होना चाहिए इसका आंसर? रैंडम सैम्पलिंग करते हैं हम, रैंडमाइजेशन तो होता है, इसके बाद में मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, है ना। और फिर एक्सपेरिमेंटल मोरालिटी, जो एक्सपेरिमेंट में जितनी भी नैतिकता है वो होनी चाहिए, और उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन भी होना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी होना चाहिए। तो इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा, क्या बनना चाहिए इसमें? आंसर नंबर दिया हुआ है इसमें सी, ठीक है, मतलब तीसरा नंबर। हिस्ट्री ऑफ, मतलब लास्ट में जो हमने पहले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन वो देखे होंगे, रिव्यू, है ना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है और ई भी सही है। तो कॉलम होगा हमारा ए, सी, डी, ई। नेक्स्ट देख लीजिए, एक शोध समस्या का निरूपण निम्न में पर निर्भर करता है। एक शोध समस्या का निरूपण निम्न में निर्भर करता है। कौन कौन सी चीज़ों पर? शोधकर्ता की पसंद के पीछे क्या उद्देश्य है, विशिष्ट प्रश्न क्या है, वैचारिक मॉडल क्या है, किन नकारात्मक कार्यों पर शोध करना है, अध्ययन को सीमित करने के कारण, परिकल्पनाओं का निर्माण। जिसका आंसर है 4, यानी शोध की कर्ता की पसंद के पीछे क्या है, फिर विशिष्ट प्रश्न क्या हैं, फिर वैचारिक मॉडल क्या है, फिर अध्ययन को सीमित करने के कारण, या फिर कहा जाए परिकल्पनाओं का निर्माण। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हो गया 4। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल। निम्नलिखित में कौन जो शिक्षा की इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल नहीं है? ठीक है, शिक्षा की कौन सी शिक्षण सामग्री नहीं है? ऑडियो पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो, प्रिंटेड स्टडी गाइड और ओवरहेड प्रोजेक्टर। बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री नहीं है? शिक्षण सामग्री नहीं है की बात पूछी जा रही है। तो इसका आंसर होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज एज अ टीचर you are training your student in public speaking and debate। सपोज करते हैं कि आप एक टीचर हैं और अपने स्टूडेंट को पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट कैसे की जाती है सिखा रहे हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट। इसमें से क्या है जो छात्रों में विकसित करना बहुत कठिन है? क्या चीज़ है? देखिए, कंट्रोल द ओवर इमोशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन, यूजिंग सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन। देखिए, वॉइस मॉड्यूलेशन आप सिखा सकते हैं, सिलेक्टिव लैंग्वेज भी आप उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें अवधारणा मतलब उनकी फॉर्मेशन का भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। बट अगर कोई क्वेश्चन डिबेट में आ रहा है कुछ ऐसा जिस पर वो इंडिविजुअल पर्सन जो है वो एग्री नहीं करता है, तो कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे, ये सिखाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा है कंट्रोल ओवर इमोशन, भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखना सबसे कठिन है। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBCS सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा लाभ है?
सबसे बताइए, शिफ्ट इन द फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, शिक्षक केंद्रित को छात्र केंद्रित एजुकेशन में बदल देना, इम्प्रूविंग क्लासरूम अटेंडेंस, कक्षा में उपस्थिति में सुधार, हेल्पिंग टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम, कक्षा में पाठ्यक्रम को सही समय पर कंप्लीट करना, फिर रिड्यूसिंग द एग्जामिनेशन एंजाइटी अमंग स्टूडेंट, छात्रों में परीक्षा की चिंता को कम करना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एजुकेशन शिक्षक केंद्रित हुआ करता था, लेकिन जब से CBCS सिस्टम आया है तो ये केंद्रित हो गया है छात्रों पर। छात्र अपने हिसाब से विषय का चयन कर सकते हैं और अपने हिसाब से ही कोर्स का चयन भी कर सकते हैं, कब एग्ज़ाम देना है, कब उन्हें परस्यू करना है, बीच में से हटकर अगले 2 सालों का गैप लेकर फिर से पढ़ाई करना है। ये तो छात्रों का केंद्र बढ़ गया है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन आर, एक शोध घटक, शोध डिजाइन के घटक हैं। क्या क्या घटक होते हैं एक शोध के लिए? कंपैरिजन, फर्स्ट है कंपैरिजन, नेक्स्ट कंट्रोल, फिर रिएक्टिविटी प्रतिक्रियाशीलता, मैनिपुलेशन हेरफेर, नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस गैर प्रतिनिधित्व, जनरलाइजेशन सामान्यीकरण। तो क्या है इसके, देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर दिया हुआ है ABDF। ए का मतलब है कंपैरिजन, बी का मतलब है कंट्रोल, डी का मतलब मैनिपुलेशन और एफ का मतलब है जनरलाइजेशन। ये चारों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद उसको मेमोराइज़ करना है। अगर इस तरीके के बदल के भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट है, द 4 मेजर ऑपरेशन इन द साइंटिफिक रिसर्च आर, साइंटिफिक रिसर्च के मेजर ऑपरेशंस क्या क्या हैं? वैज्ञानिक अनुसंधान में 4 प्रमुख संचालन हैं। पहला है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, सह विचरण का प्रदर्शन, एलिमिनेशन ऑफ सुपीरियस रिलेशन, नकली संबंधों का उन्मूलन, फिर क्या है सीक्वेंसिंग इन टर्म ऑफ टाइम ऑर्डर, फिर है सेल्फ एजुकेशन स्वशिक्षा, फिर क्या है ऑपरेशनाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस व्यक्तिगत पसंद का संचालन, और फिर है थ्योरीआइजेशन सिद्धांत। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है नंबर 3 ए, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन एंड कोवेरियंस। वैज्ञानिक अनुसंधान की 4 प्रमुख संचालन कौन कौन से हैं वो देख लेना है। और बी का मतलब है एलिमिनेशन एंड सुपीरियस रिलेशन, नकली संबंधों का उन्मूलन। सी स्वशिक्षा, समय क्रम के संदर्भ में अनुकरण। फिर आता है एफ थ्योरी सिद्धांत, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेरिएबल दैट मैनिपुलेटेड इज नोन एज, एक वेरिएबल है जिसमें हेर फेर किया जाता है उसके रूप में जाना जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल। आंसर नंबर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात करी अपने कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारे फर्स्ट पेपर से संबंधित हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है आज का ये सेशन तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप सेल्फ लर्निंग से जुड़े रहिए, क्योंकि UGC नेट जून 2023 के लिए यही सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। रोज़ आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे पेपर 1 के इसी समय, तो आप हर रोज़ रात को 10 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़कर अपने इन क्वेश्चंस को की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो।
मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।